आज आरोही मैडम ज़िंदगी में दूसरी बार रोई थी। पहली बार उन्हें अपने पिता की मौत पर रोना आया था। पिता ही उनके लिए सब कुछ थे। उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। माँ को तो मैडम ने कभी देखा तक नहीं था। इधर मैडम दुनिया में आई, उधर उनकी माँ दुनिया से चली गई। बिन माँ की बच्ची को छोटे से बड़ा करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पिताजी ने ये काम कर दिखाया था। सारे रिश्तेदार कहते रहे कि बच्ची का ख्याल करके वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन पिताजी तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी को किसी सौतेली माँ के हवाले करें। पिताजी की एक मासी थी, तो कुछ दिनों के लिए वो उन्हें ही घर ले आए थे। जब वो ऑफिस जाते तो नन्ही सी उस बच्ची को मासी की निगरानी में छोड़ जाते थे। जब आरोही केवल 5 साल की थी, तभी से वो बहुत समझदार और होशियार हो गई थी। देखने वाले भी हैरान रह जाते थे, क्योंकि वो अपने घर के पास वाले नर्सरी स्कूल में अकेले चली जाती थी और अकेली ही वापस भी आ जाती थी, और वापस आने के बाद बहुत सब्र के साथ पिताजी के आने का इंतज़ार करती थी। पिताजी ऑफिस से आने के बाद उसे दूध गर्म करके देते, बिस्कुट और मिठाइयाँ देते, उससे प्यार करते थे और उसके साथ खेलते। उसके बाद शाम का खाना बनाने की तैयारी करते। आरोही भी छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करती थी। देखते देखते अब आरोही 18 साल की हो गई थी। माँ की तरह ही सुर्ख सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी आँखें और लंबे घने बाल थे उसके। बचपन से ही उसकी खूबसूरती और समझदारी की बातें होने लगी थीं। अब उसके लिए कई रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन पिताजी हर रिश्ते को नामंजूर कर देते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। आरोही ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। अब वो बीएड की तैयारी कर रही थी। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि पिताजी अपनी ज़िद छोड़ दें और आरोही की शादी कर दें, लेकिन पिताजी के मुताबिक आरोही के तोल मोल का कोई लड़का था ही नहीं। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होता तो किसी का कारोबार उन्हें समझ में ना आता। एक दिन पिताजी के दोस्त अपने बेटे साहिल का रिश्ता लेकर आरोही के घर आए। साहिल एक पढ़ा लिखा, अच्छी शक्ल सूरत और अच्छी कद काठी का नौजवान लड़का था, और अच्छे घराने का भी था। आरोही बचपन में साहिल के साथ खेली थी, उसे अच्छे से जानती थी, इसलिए आरोही मन ही मन इस रिश्ते से बहुत खुश थी। लेकिन पिताजी ने अलग जाति का होने के वजह से रिश्ता मना कर दिया। वो अपनी ही जाति में रिश्ता करने की जिद में अड़े हुए थे। पिताजी के दोस्त ने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी। साहिल के पिता उदास होकर वापस चले गए और फिर उन्होंने कुछ समय के बाद साहिल का रिश्ता कहीं और कर दिया। आज 5 बरस के बाद आरोही मैडम ने साहिल को देखा था। वो बहुत खुश लग रहा था। उसके साथ उसकी खूबसूरत बीवी भी थी और साहिल की गोद में एक बच्चा भी था। वो लोग अपनी दुनिया में इतना मगन थे कि करीब से गुजरती हुई आरोही की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन आरोही ने उन तीनों को बहुत गौर से देखा था। घर आकर वो इसलिए रो रही थी कि अगर पिताजी अपनी ज़िद छोड़ देते तो शायद आज वो साहिल के साथ होती और वो छोटा सा बच्चा उनकी गोद में होता। साहिल ने आरोही के इंतज़ार में 2 साल निकाल दिए थे और वो अलग अलग तरीक़ों से आरोही के पिता को मनाता रहा, लेकिन पिताजी अपने फैसले पर अड़े रहे। कुछ लोग पिताजी को सनकी भी समझते थे, लेकिन आरोही जानती थी कि वो दिल के कितने अच्छे इंसान थे। पिताजी ज़िंदगी में चाहे लोगों की खुशियों में, महफ़िलों में और दावतों में शामिल ना हुए हों, लेकिन वो हर शख्स के दुख में ज़रूर शामिल होते थे।
जब भी मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती थी तो पिताजी सबसे पहले वहां पहुंच जाते थे और क्रियाक्रम का सारा इंतज़ाम खुद करते थे। उनका मानना था कि ऐसे हालात में घर वाले गमगीन होते हैं, उन्हें मदद की और सहारे की ज़रूरत होती है। पिताजी हर किस्म की मदद के लिए तैयार रहते थे। मोहल्ले वाले मजाक में कहते थे कि जब आरोही के पिता कहीं तेज कदमों से जाते हुए नजर आएं तो समझ लेना चाहिए कि मोहल्ले में किसी की मौत हुई है। अपनी बीवी की मौत का सदमा उन्होंने सहा था, इसलिए वो जानते थे कि जब किसी की मौत होती है तो एक ही लम्हे में सारी खुशियां छिन जाती हैं और घर आंसुओं के सैलाब में डूब जाता है। एक दिन इसी तरह वो किसी की मौत से घर वापस लौटे और बिस्तर पर लेट गए। आरोही खाना खाने के लिए उन्हें उठाने लगी तो पता चला कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। आरोही जोर जोर से रोने लगी। पल भर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले की औरतों ने आरोही को समझाया और संभाला। कुछ दिन तो रिश्तेदार उसके साथ रहे, उसे सहारा देते रहे, फिर सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद आरोही अकेले रहने लगी। उसे अकेले रहने की आदत हो गई। धीरे धीरे वक्त के साथ वो संभल गई। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसे एक बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई थी। अब वो आरोही मैडम कहलाती थी। स्कूल में सभी लोग आरोही मैडम को बहुत मानते थे। एक दिन स्कूल की सीनियर मैडम यानी कि प्रिया मैडम ने आरोही को बहुत समझाया कि बेटी, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ अकेली औरत के लिए जीना आसान नहीं है। मेरी मानो तो शादी कर लो। मेरी नज़र में कई अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि मेरे रिश्ते का एक भाई है, वो भी तुम्हारी तरह अभी कुंवारा है। उसने जब से मुझसे तुम्हारी तारीफ़ सुनी है और तुम्हें देखा है, उसकी ज़िद है कि अगर शादी करेगा तो तुम ही से करेगा, वरना कुंवारा ही रहेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुमसे मेरे भाई अखिल की शादी हो जाए। आरोही मैडम बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चली गई। उसके बाद प्रिया मैडम ने फिर कभी अपने भाई अखिल के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही कोई बात की। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक ही अखिल स्कूल आ गया। शायद वो अपनी बहन प्रिया मैडम से किसी काम के सिलसिले में मिलने आया था। अचानक आरोही मैडम से अखिल का सामना हो गया। प्रिया मैडम भी वहीं थीं तो उन्होंने फ़ौरन ही अखिल का परिचय कराया। आरोही, ये मेरा भाई अखिल है। ये बैंक में मैनेजर है और इसका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है। मुझसे मिलने आया है। आरोही मैडम ने जैसे तैसे थोड़ी सी बात की, फिर वहाँ से चली आईं। लेकिन अखिल की सूरत उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और बेहद स्मार्ट था। उम्र 35 के लगभग होगी। आरोही मैडम ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अखिल का चेहरा आरोही की आंखों के सामने घूम रहा था। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो प्रिया मैडम ने आरोही मैडम को अपने क्वार्टर पर बुलाया। क्वार्टर वहीं स्कूल के कंपाउंड में था। आरोही मैडम यूं तो कई बार उस क्वार्टर पर जा चुकी थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सोच रही थी, अगर अखिल वहाँ मौजूद हुआ तो अगर उसने शादी के बारे में फिर से पूछा तो वो क्या जवाब देंगी। यही सब सोचते सोचते वो क्वार्टर पर पहुंच गई। ये जानकर कि अखिल वहाँ नहीं है, उन्होंने सुकून की सांस ली। प्रिया मैडम अकेले ही थीं। उन्होंने आरोही से बैठने को कहा और फिर कहने लगी, देखो आरोही, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे तुमसे ये कहने का हक है कि तुम ये शादी कर लो। अखिल तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अखिल आज मुझसे यही पूछने स्कूल आया था, क्योंकि अब वो दिल्ली जाने वाला है। उसका इरादा है कि वो वहाँ अपनी दुल्हन भी साथ ले जाए। वहाँ उसके पास अपना घर और गाड़ी है।
देखो आरोही, अकेला इंसान खुशी में भी अकेला होता है और गम में भी। ये बात अखिल को भी समझ में आ गई है। मैं अपनी तरफ से उसकी पूरी गारंटी लेती हूँ। आरोही ने दबी हुई आवाज़ में कहा, मैडम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तो प्रिया मैडम बोली कि सोचने में तुमने इतनी उम्र निकाल दी और अपनी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए हैं। तुम्हारी हालत उस मुसाफिर की तरह है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई गाड़ी को जानबूझकर छोड़ देता है और दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करता है। ट्रेन आती है और चली जाती है, कभी उसे अपनी मर्ज़ी की ट्रेन नहीं मिलती और कभी ट्रेन में इस कदर भीड़ होती है कि चाह कर भी वो उसमें जगह नहीं पा सकता। अगर तुमने सोचने में ये ट्रेन भी गंवा दी तो शायद ज़िंदगी में फिर दोबारा ऐसा मौका ना मिले। आरोही कुछ कहती इससे पहले प्रिया मैडम ने कहा कि मैंने अखिल को आधे घंटे बाद यहाँ बुलाया है। तुम खुद उससे मिल लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। शायद उससे मिलने के बाद तुम सही फैसला ले सको। आधे घंटे के बाद अखिल वहाँ आ गया। प्रिया मैडम अंदर उठकर जाने लगी तो अखिल ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप यहीं रहिए। शायद आपके ना रहने पर आरोही मुझसे बात ना कर पाए। तो प्रिया मैडम ने कहा, आरोही कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो अपना भला बुरा खूब समझती है। उन्होंने इतना कहा और अंदर चली गई। अब उन दोनों के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। अखिल ने सीधे बात करना शुरू की। उसने कहा कि मिस आरोही, प्रिया दीदी के अंदाज में अगर कहूँ तो मैं भी उस मुसाफिर की तरह ही था जो बेमकसद प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर एक के बाद एक दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करता रहा। दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि शादी हो जाने के बाद इंसान कैद हो जाता है, इसलिए मैं अब तक अकेला रहा। पर मैं बेवकूफ़ था। दुनिया का हर रिश्ता बहुत अहम है। उसने आरोही की तरफ देखा और फिर बहुत ही नरमी से कहने लगा कि मिस आरोही, मैं इसी तरह एक बार प्रिया दीदी से मिलने स्कूल आया था। तब मैंने आपको पहली बार देखा था, पर आपने मुझे नहीं देखा था। आप अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने उसी पल ये फ़ैसला कर लिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ़ आपसे ही, वरना नहीं करूँगा। सच में आप बहुत खूबसूरत हैं। इतना कहकर अखिल कुछ पलों के लिए रुका। फिर उसने आरोही से कहा, क्या मैं आपकी इस खामोशी को आपकी रजामंदी समझूं? आरोही दिल ही दिल में अखिल को पसंद करने लगी थी। अखिल के ऐसा पूछने पर उन्होंने अखिल की तरफ शर्माते हुए देखा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सर हाँ में हिलाया और शर्माकर अंदर भाग गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।